एक्चुअरियल साइंस में अगर एक बंदा फुली क्वालिफाइड हो जाता है और एक फेलो बन जाता है तो उसको आसानी से मिनिमम। आप सभी ने मेरे चैनल पर कमेंट की, मुझे डीएम्स किए कि भैया एक्चुअरियल साइंस के ऊपर एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बना दो। अगर एक इंसान भारत में एक्चुअरी बनना चाहता है तो उसका रोड मैप कैसा दिखता है, और मैं आपके इन सारे कमेंट्स को वीडियोस में कन्वर्ट करता रहता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं समझ के कि एक्चुअरियल साइंस का करियर भारत में कैसा दिखता है। ट्रस्ट मी, मैंने सीधे से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव एंड टू एंड वीडियो है। मैं यहाँ पर आपको A to Z चीजें बताऊंगा और आपके दिमाग में सब्जेक्ट को लेकर जो भी सारे सवाल है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो उन्हें कमेंट्स में डाल देना। तो चलो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि एक्चुअरियल साइंस जो होता है ना वो क्या होता है। इससे पहले कि हम एग्जाम्स को ब्रेक डाउन करें, पहले देखिए कि आप यहाँ पर कौन सा काम करोगे। देखो क्या होता है ना, फाइनेंस की इंडस्ट्री में ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और हालांकि सीए और सीएफए अपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जनरलिस्ट डेजिग्नेशंस है, ये फाइनेंस इंडस्ट्री का एक मेजर काम नहीं कर पाते, और वो काम है रिस्क असेसमेंट और उस रिस्क की मैनेजमेंट। क्योंकि अब देखिए सीएस जो होते हैं वो ऑडिट, टैक्सेशन और अकाउंटिंग के डिसिप्लिन्स में काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग सीएफए चार्टर होल्डर्स होते हैं वो मेनली इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन रिस्क एक ऐसा डोमेन है जहां पर ये दोनों डेजिग्नेशंस इतनी वैल्यू नहीं रखते। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर एक इंसान एक्चुअरियल साइंस पढ़ता है तो वो क्या करता है। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। एक्चुअरियल साइंस ये सब्जेक्ट है, और जो इंसान उसकी सारी एग्जाम्स क्लियर करके उस फील्ड में एक प्रोफेशनल बन जाता है उसका नाम होता है एक्चुअरी। तो इसका क्या काम होता है ना, देखिए मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है जो आप सबको कार की इंश्योरेंस देती है या फिर लाइफ इंश्योरेंस देती है। अब मान लो आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, आप कुछ प्रीमियम देते हो, और अगर गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को पैसे देती है। अब क्या चांस है कि आपको अगले साल में कुछ नहीं होगा, या फिर अगले 5 सालों में कुछ नहीं होगा, या फिर अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें और आप मुंबई में रहते हो तो क्या चांस है कि मुंबई में सितंबर के दौरान एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर क्या चांस है कि आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में नवंबर के दौरान एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि अगर एक्सीडेंट होता है या फिर किसी इंसान की मौत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने होते हैं। लेकिन आपको अब समझा कि वहां पर कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती है कि एक्सीडेंट की या फिर डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कार इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि मुंबई में दिल्ली से ऑन एवरेज कम एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर कुछ महीनों के लिए मुंबई में एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, वेरास कुछ महीनों के लिए वो कम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सीजनल फैक्टर्स। अब देखिए क्या होता है, इतने सारे वेरिएबल्स जब एट प्ले होते हैं और इतने सारे लोगों को इंश्योरेंस बेचनी होती है एक इंश्योरेंस कंपनी को, उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपरली प्रेडिक्ट करना होता है कि एनी गिवन पॉइंट पे हमको कितने लोगों को क्लेम देना पड़ेगा। जैसे अगर एक इंश्योरेंस कंपनी लाखों लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो अब इस इंश्योरेंस कंपनी को प्रेडिक्ट करना होगा कि इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी गाड़ी क्रैश कर देंगे, या फिर कितने लोग होंगे जिनकी मौत हो जाएगी। और प्रॉब्लम यही होता है कि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि गाड़ी क्रैश होगी या नहीं। जैसे आप किस शहर में रहते हो, आपका ड्राइविंग प्रोफाइल कैसा है, आपकी एज क्या है, आप जहां पर रहते हो वहां पर सीजनली क्या चीजें चेंज होती है जो डिटरमाइन करती है एक्सीडेंट्स होते हैं या नहीं। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपकी हेल्थ, आप स्मोक करते हो या नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड एज इन हेल्थ के एस्पेक्ट में फैमिली में कोई हेल्थ हिस्ट्री रही है या नहीं। तो ये सारे जब वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं ना तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलेस आपको एक साइंस आता हो जिसकी मदद से आप ये सारे प्रेडिक्शंस कुछ हद तक कर सको। और मान के चलिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी को बता पाते हो कि ऑन एवरेज इनको कितने क्लेम्स आएंगे एक गिवन मंथ में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंश्योरेंस कंपनी बहुत पैसे देने को तैयार हो जाएगी। यही काम होता है एक्चुअरीज का। इनको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज की मदद से ये डिटरमाइन करना होता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्क एट एनी गिवन पॉइंट कितनी होगी और इस रिस्क को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अब हाँ, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि यहाँ पर भी रिस्क की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर भी एक सर्टिफिकेशन होता है, वहां पर भी तो रिस्क की बात करते हैं। इनमें दोनों में फर्क क्या होता है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो पहले ये वीडियो खत्म कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी जाकर देखिए, आपको फर्क समझ जाएगा। अब देखिए आपने ओवरऑल समझ लिया कि एक्चुअरियल साइंस कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब चलिए देखते हैं कि जो एक्चुअरीज होते हैं वो कहां पर काम करते हैं। सबसे मेन एम्प्लॉयर जो होता है एक्चुअरीज का
वो होता है इंश्योरेंस सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्रीज में इनका सबसे ज्यादा काम होता है। इसी के साथ पेंशन प्लान्स जो होता है ना, जैसे अपनी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कुछ लोगों को पीपीएफ के अंडर पेंशन बेनिफिट्स देती है, या फिर अगर आप यूएस में देखो तो कई प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को पेंशन देती है, जिसको डिफाइंड बेनिफिट प्लान या फिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोलते हैं। इनफैक्ट इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में एक्चुअरीज काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक पेंशन शुरू करती है और वो बोलती है कि रिटायरमेंट पर तुम्हें हम इतने इतने पैसे देंगे और ये पैसे तुम्हें अपनी मौत तक मिलेंगे। तो अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, एम्प्लॉय को बोल दिया कि इतने पैसे देने वाले हैं, वो भी कब तक, जब तक वो एम्प्लॉय की मौत ना हो तब तक। ऐसे हजारों एम्प्लॉयज है, तो इन सारे एम्प्लॉयज को फ्यूचर में इतना सारा कैश फ्लो देना पड़ेगा। तो उसके लिए आज हमारे पास कितने एसेट्स होने चाहिए, आज हमारे पास जो एसेट्स है वो ज्यादा है या कम है, हमारा जो पेंशन प्लान है वो ओवर फंडेड है या अंडर फंडेड है, ये सारे जो सवाल होते हैं ना, ये एक्चुअरीज आंसर करते हैं। तो आपको अब तक समझ गया होगा कि ये कोई भी आसान हलवे का फील्ड नहीं है, काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जो सारे सवाल ये एक्चुअरीज आंसर करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मल्टीवेरिएट, डिफिकल्ट टू आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए भैया इन्हें सैलरी भी उतनी मिलती है। एक्चुअरियल साइंस में अगर एक बंदा फुली क्वालिफाइड हो जाता है और एक फेलो बन जाता है, तो उसको आसानी से मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। और ये मैं लिटरली मिनिमम बोल रहा हूँ, यानी एकदम मिनिमल एक्सपीरियंस के साथ भी। ये इसलिए क्योंकि एक्चुअरियल साइंस इतना ज्यादा डिफिकल्ट फील्ड है। कई बार ना जो सारे स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनको कंपेयर करना बड़ा पसंद होता है। जैसे एक बंदा अगर सीए की तैयारी कर रहा है तो किसी दूसरे सीएस के बंदे को जाके बोल देगा कि देख भाई, जो कोर्स मैं कर रहा हूँ वो तुमसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम भी ऐसे स्टूडेंट्स में से एक हो ना, तो एक बात जान लो कि देयर इज ऑलवेज बिगर फिश, एंड इन दिस केस फाइनेंस के फील्ड में द बिगेस्ट फिश इज एक्चुअरियल साइंस। मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, सीए, सीएफए, सीएस, एमबीए की कैट एग्जाम, ये सारी एक्चुअरियल साइंस के सामने हलवा है। एक्चुअरियल साइंस जो एग्जाम होती है वो बहुत बड़ी टाइम कमिटमेंट होती है, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट भी होती है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको स्ट्रेट अप बोलता हूँ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आपका स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, या फिर आपको सिंपली स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, तो प्लीज एक्चुअरियल साइंस मत करना, मुंह के बल गिरोगे। अब चलिए बात करते हैं इसको करने के लिए कौन सी एग्जाम्स करनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है। देखिए, मैंने जो बोला ना एक्चुअरियल साइंस सबसे डिफिकल्ट है, वो ऐसे ही नहीं बोला था। जैसे आपके बाकी सारे फाइनेंशियल डेजिग्नेशंस में 3 से 4 एग्जाम होते हैं, वैसे एक्चुअरियल साइंस के केस में अगर आपको एक एक्चुअरी बनना है, एक फेलो बनना है, तो आपको 28 में से 13 एग्जाम्स देनी पड़ती है। लेकिन 13 सुन के घबरा मत जाना, आपको सारी 13 एग्जाम्स नहीं देनी अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना हो तो। इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। 13 इसलिए क्योंकि आप जैसे जैसे इस प्रोसेस में आगे जाते हो, आपको अपना पाथवे चूज करना होता है, उस सब्जेक्ट को चूज करना होता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जिस सेक्टर में आप सबसे ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हो। अब मान लीजिए आप एक्चुअरियल साइंस परस्यू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप या तो ये भारत से कर सकते हो या फिर आप यूके से कर सकते हो। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको कहीं और जाकर पढ़ना है, एग्जाम्स होती है बस वही क्लियर करनी है। जो आपकी सर्टिफाइंग बॉडी होगी वो या तो इंडियन होगी या फिर यूके की होगी। भारत के केस में IAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो इन सारी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। ऑन द अदर हैंड यूके के केस में इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यानी IFOA वो बॉडी है जो इन सारी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। तो अब आपने कौन सा चूज करना है। दोनों केसेस में डिफिकल्टी उतनी ही ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज्यादा है, दोनों केसेस में रिकॉग्निशन भी उतना मिलता है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए, शायद किसी साल बाहर भी काम करना चाहते हो, एंड साथ ही एक स्लाइटली बेटर पासिंग रेट यूके वाली एक्चुअरियल एग्जाम में पाया जाता है, तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप यूके वाली बॉडी से ही अपनी एग्जाम्स करें। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यूके वाली बॉडी से करते हो तो इंडिया में स्कोप नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो IAI या फिर IFOA दोनों को सेम ही मानते हैं। मेरे सर्कल में 2 दोस्त हैं जो एक्चुअरियल साइंस कर रहे हैं और वो दोनों IFOA वाला ही कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं, अगर ये करना है, डिसाइड कर लिया, तो आगे की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कि आपका 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स का पेपर रहा हो, और इस मैथमेटिक्स के पेपर में आपके मिनिमम 85% या उससे ज्यादा नंबर आए हो। अगर ये नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए भी रजिस्टर करने एलिजिबल नहीं हो। साथ ही अगर आपकी बैचलर्स डिग्री मैथ्स या स्टैट्स में, या फिर आपका कोई माइनर सब्जेक्ट रहा हो मैथ्स और स्टैट्स,
तो बहुत अच्छी बात है, ये खाली आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाएगा। टाइम कमिटमेंट कितनी लगती है? अगर आप एक्चुअरियल साइंस के एग्जाम्स देना शुरू करते हो तो जल्द से जल्द बेस्ट केस सिनेरियो आप 5 से 6 सालों में 13 की 13 एग्जाम्स दे पाओगे। अब नेचुरली ये सुन के बहुत से लोग चले जाएंगे गूगल करने के एक्चुअरियल एग्जाम्स का पास रेट कितना होता है, और आप देखोगे कि आपको 45 से 55% का पास रेट नजर आएगा, और आपको लगेगा कि यार आधे बच्चे अगर एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं तो शायद ही इतनी भी मुश्किल नहीं होगी ना। प्लीज एक बात जान लीजिए, क्यूमुलेटिव पास रेट जो होता है ना वो टेपर करता है। यानी अगर पहली एग्जाम 1 लाख बच्चे दे रहे हैं और उसमें से आधे बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं, मतलब 50,000 बच्चे आगे जाएंगे। अब अगर दूसरी एग्जाम का पास रेट भी 50% है तो सिर्फ 25,000 बच्चे आगे जाएंगे। सिमिलरली सिर्फ 12,500 बच्चे उसके आगे जाएंगे। ऐसा करके जैसे आप आखिरी एग्जाम पर पहुंचते हो, वहां पर भी अगर पास रेट 40 से 50% के बीच में रहा इस साल के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जाम आसान है। अगर आप क्यूमुलेटिवली देखोगे ना तो सिर्फ 0.01% से भी कम बच्चे होंगे जो 13 की 13 एग्जाम निकालेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि 5 से 6 साल का टाइम, ये लंबी टाइम कमिटमेंट है, और उसी के साथ 13 एग्जाम से हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन एज आई सेड, इफ यू रिमेंबर, आपको 13 की 13 एग्जाम्स नहीं देनी अगर आपको यहाँ पर एक सक्सेसफुल करियर बनाना हो तो। अब ऑब्वियसली अगर आप सारे एग्जाम देकर क्लियर कर देते हो तो आपका करियर स्काई रॉकेट होना ही है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ना, 7 से 8 एग्जाम्स दे देते हैं और उसके बाद भी देखते हैं कि अपनी सैलरी में एक काफी अच्छी जंप आती है। अब यही सेम चीज पार्शियली एग्जाम्स देकर अपने करियर को ऊपर ले जाना, ये सीएफए या सीए की केस में नहीं होता इतना ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप सीएफए लेवल 2 करके रुक जाते हो या फिर सीए फाइनल देते ही नहीं, तो आपके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको थोड़ी बेटर सैलरी मिलेगी, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लेकिन एक्चुअरियल साइंस के केस में अगर आप 7 या 8 एग्जाम दे देते हो, उसके बाद भी आपको एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम मिलेगा अबव योर एग्जिस्टिंग कॉम्पेंसेशन, क्योंकि ये एग्जाम इतनी ज्यादा टीडियस, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, भारत में जो डेजिग्नेशन है वो जिन लोगों ने किया हुआ है वो इतने कम होते हैं कि इन सारे लोगों की सख्त जरूरत है भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट रोल्स के लिए। आई एम श्योर आपके दिमाग में एक और सवाल आया हुआ कि एक्चुअरियल साइंस जो है वो पढ़ाई के साथ या फिर जॉब के साथ मैनेज किया जा सकता है क्या? देखिए, पढ़ाई के साथ तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड रहेगा पढ़ाई के मैटर में, उसके साथ अगर आप ये भी करते हो तो यार सच में आप बर्नआउट हो जाओगे। जैसे क्या होता है, काफी एक्चुअरीज ये चीज करते हैं जहां पर वो पहले 7 से 8 एग्जाम क्लियर करने के बाद काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद हर 2 से 3 सालों बाद एक एग्जाम देते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर 35 और 40 वो अपना पूरा करियर ग्राफ कंप्लीट करते हैं एज एन एक्चुअरी और अपनी 13 की 13 एग्जाम्स क्लियर करते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि पहली 7-8 एग्जाम देने के बाद भी आपको एक सिग्निफिकेंटली अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता है। और अब आपको एक और क्रेजी चीज बताऊं, करंटली भारत में 4 लाख सीएज है, पूरी दुनिया में अबाउट 2 लाख सीएफए चार्टर होल्डर्स है। एंड गेस कीजिए कि भारत में कितने सारे एक्चुअरीज है, यानी स्टूडेंट्स नहीं, वो सारे लोग जो 13 एग्जाम्स क्लियर करके फेलो बन चुके हैं, सिर्फ 654। वेयर एज इंडिया की जो रिस्क मैनेजमेंट की नीड है, जो इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये तो ग्रो ही हो रही है। Anyway, I've tried my best to cover every single thing about actuaries. अगर इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब। I'll see you in the next one.